हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं शालिनी शर्मा एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ हमारे चैनल पे। सबसे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज हमारा जो चैप्टर है सिविक्स का, चैप्टर नंबर 8, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। फिर वापस वही वर्ड आ गया। आप लोग सोच रहे होंगे बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, मगर अब क्या आ रहा है? कन्फ्रंटिंग। अच्छा, कन्फ्रंटिंग का मतलब क्या होता है? कन्फ्रंटिंग का मतलब होता है सामना करना। किनका? अत्याचारों का सामना करना। अब उनका सामना हम कैसे करेंगे, ये इस वाले चैप्टर में हमें बताया गया है। इससे पहले हमने पढ़ा कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। बहुत अच्छे से वो चीजें समझ में आ गई होगी, आई होप। कि हम किसी भी एक ग्रुप को, पर्टिकुलर कास्ट को, कम्युनिटी को जब खुद से दूरी बना लेते हैं, उन्हें थोड़ा अलग कर देते हैं, हम उन्हें बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन। अब मार्जिनलाइजेशन किन लोगों के साथ होता है? जो ग्रुप बहुत ज्यादा माइनॉरिटी में होती है, छोटी होती है, बजाय कि उनके जो मेजॉरिटी में होते हैं। ये क्लियर है? ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब कन्फ्रंटिंग के बारे में हम आज पढ़ते हैं। कन्फ्रंटिंग, जब हमें ये बात पता चल गई कि कुछ दलित, कुछ ट्राइब्स, कुछ जो ग्रुप है, उनको धीरे धीरे वो डिस्टेंस में आ रहे हैं और बाकी पब्लिक से, बाकी लोगों से, बाकी ग्रुप से, कम्युनिटीज से इंडिया में, तो अब क्या हो रहा है? वो उन चीजों को एज अ अत्याचार ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये बहुत गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब उसके लिए क्या करेंगे? वो रेज करेंगे, खुद को आवाज उठाएंगे खुद की। और कैसे करेंगे? माइक लेके तो करेंगे नहीं, ऑब्वियसली कुछ नया होगा, कुछ स्टोरीज होंगी जिसके कारण ये सब चीजें आगे बढ़ती है और गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचती है। जब तक कि इंडिया को फ्रीडम नहीं मिला था, तब तक तो ब्रिटिशर्स के पास जाने का कोई मतलब ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स तो कैसे भी हेल्प नहीं करने वाले थे। वो तो और ज्यादा उनपे इतना फोर्स करते और ज्यादा उन्हें परेशान करते। मगर जब इंडिया को फ्रीडम मिल गई, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स बने, लॉज बने, उसके बाद ये इन लोगों ने आवाज उठानी शुरू करी कि जब सबको ये राइट है, तो वो राइट हमारे लिए क्यों नहीं है? हम आज तक उस राइट्स को क्यों, उस फंडामेंटल राइट्स को हम क्यों नहीं अपना पा रहे? हमारे लिए वो लोग क्यों नहीं अपना रहे? जैसे देखिए, अब फंडामेंटल राइट ये बोलता है कि कोई हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो हर कास्ट के लिए ऐसा क्यों नहीं है? जब ब्राह्मण हर जगह जा सकता है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? क्यों हमें किसी मंदिर में एंट्री क्यों नहीं दी जा सकती? क्यों हम किसी कुएं से पानी नहीं निकाल सकते? ये सब हमारे लिए बैन क्यों है? तो इन सब चीजों से क्या होता है? जब ये आवाज उठाई गई, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान गया। उन्होंने इन्वोक फंडामेंटल राइट्स, आप बोल सकते हो। इन्वोक मतलब उस चीज पे आवाज उठाना। क्यों? क्योंकि हमें भी वो राइट्स दो, हमारे लिए भी वो राइट्स सेम ही हैं जो बाकियों के लिए। ये क्या फोर्स किया उन्होंने गवर्नमेंट को कि इनजस्टिस हमारे साथ नहीं होना चाहिए, हमें भी सेम राइट्स मिलना चाहिए, सेम फंडामेंटल जो राइट्स हैं अवेलेबल, वो हमारे लिए भी सेम हो। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने, जब उन्हें ये चीज पता चली कि हाँ ये सच है, हमें कुछ जो राइट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं, उनमें से ही राइट्स वो उनके लिए भी सेम होने चाहिए। जैसे कि आर्टिकल नंबर 17, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, तो क्यों नहीं वो इन लोगों के लिए भी अप्लाई करें? सेकेंड, आर्टिकल 50, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट व्हाट? कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ है ये। क्या? कि अगर किसी का कास्ट अलग है, तो आप इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। किसी का सेक्स अलग है, कि वो मेल है या फीमेल है, तो आप किसी को उस चीज के अकॉर्डिंग आप किसी से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। रिलीजन किसी का अलग है, नहीं कर सकते। रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ, जहां आपकी का जन्म हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी नहीं। आप दलित या ट्राइबल्स को इस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे जिस तरीके से जो इन सब कैटेगरीज में आता है। नेक्स्ट है हमारा अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। देन स्पेसिफिक स्कीम्स बनाई। किसने? गवर्नमेंट ने। किसके लिए? दलित्स के लिए। तो यहाँ दलित्स को कैसे शो किया गया? ब्रोकन। ब्रोकन क्यों बोला गया है? क्यों अपने आप को ब्रोकन मानते थे? क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उन लोगों के साथ, ये जो प्रॉब्लम वो बचपन से, सालों से, डेकेड से फेस करते हुए आ रहे हैं, वो इस चीज को अब झेल नहीं पा रहे थे।
और वो नहीं चाहते थे कि उनके जो आगे वाली जनरेशन है वो भी इस चीज को झेले, इसलिए उन्होंने ये आवाज उठाई, वोक हुए। तो इसका दलित्स अपने आप को क्या मानते थे? ब्रोकन। ब्रोकन मतलब जूझ जूझ के जो टूट जाता है इंसान। तो दलित का एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो होता है ब्रोकन। अब देखिए, राइट टू फ्रीडम क्यों चाहिए था उन्हें? राइट टू फ्रीडम इसलिए कि वो भी नॉर्मल जैसे और कैटेगरीज, जनरल कैटेगरीज को आप टेम्पल में जाने देते हो, स्कूल्स में वो अपना कल्चर आराम से, वो कल्चर जो उनका जस्टिस है वो उनके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, तो वो पॉलिसीज हमारे लिए क्यों नहीं है? क्यों हम मार्जिनलाइज्ड जो एक कैटेगरी बनाई है उन लोगों के लिए क्यों नहीं है? कुछ स्कीम्स हैं जो आप प्रमोट करिए, ठीक है? वो स्पेसिफिक स्कीम्स फिर गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है, ठीक है? क्या दिया था उनको, कैसी कैसी स्कीम्स प्रोवाइड करी है? फ्री स्कूल, हॉस्टल, कट ऑफ, रिजर्वेशन। कई बार इस पे काफी डिस्कशन हुआ है कि रिजर्वेशन पूरी तरीके से गलत है, मगर हम अगर अपने आप को उनके पास सोचें, उनके तरीके से सोचें कि वो बचपन से एक बच्चा जो वो चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, वो बार बार एक ही बात उसे दुनिया याद दिलाती है कि आप एक दलित हैं या आप एक ट्राइब है, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, उस चीज से जूझना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने तब बनाई थी जबकि इंडिया आजाद हुआ था, फ्रीडम मिली थी, तब रिजर्वेशन की। क्यों? क्योंकि उनका स्टेटस थोड़ा सा ऊपर है। देखो, एक ग्रुप है, आप अगर माने कि अपने फ्रीडम के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद एक ग्रुप तो बिल्कुल डाउन है, एक का लेवल बहुत ही अच्छा जा रहा है, एक बिल्कुल ही हाई लेवल पे है, तो ये तो गलत है ना। आप किसी कंट्री का डेवलपमेंट इसी बेसिस पे कर सकते हो कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ सेम हो, कुछ सेम हो, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, मगर इतना डाउन और इतना हाई ऐसे तो कोई भी जो डेवलपमेंट है वो नहीं होगा। फिर वो एक ग्रुप जो बिल्कुल डाउन है वो हमेशा के लिए डाउन ही होता चला जाएगा, उसकी जनरेशन पूरी तरीके से डाउन ही रहेगी। तो इसलिए रिजर्वेशन चालू किया गया था कि ये कट ऑफ वाला, कि जैसे अगर गवर्नमेंट, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब है, उसमें जनरल कैटेगरी के लिए अगर उन्होंने 60% रखा है कि आपको 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो उनके लिए वो 30 या 40 होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, इतना फाइनेंशियल इनकम नहीं है उनकी, इतना अच्छा उनकी ग्रोथ नहीं हुई है, समझ सकते हैं। वो विलेजेस में रहते हैं, अपनी सिटीज में नहीं रह रहे हैं, काफी चीजों से वो परेशान है। तो क्या उनका, फिर भी वो पढ़ रहा है अगर वो बच्चा, तो ठीक है, वो एक कट ऑफ इसकी कम कर दीजिए, वो एक रिजर्व कैटेगरी में उसकी कट ऑफ कम कर दीजिए। हॉस्टल स्कूल्स फ्री, क्यों? क्योंकि स्कूल में आरटी के बच्चे होते हैं, आजकल ये गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि जो भी, जिनका भी फाइनेंशियल लेवल कम है, वो बच्चों को एक ग्रुप या इतना % आपको सीट्स देनी ही पड़ेगी, ये मैंडेटरी है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, वो पढ़ने के लिए उनकी भी इच्छा होगी कि हमारा फीस नहीं लग रहा है, हमारे बच्चों के लिए हमें पैसा नहीं लगाना पड़ रहा, तो हम इन्हें क्यों नहीं, हम इनको भी स्कूल्स में डालें, ठीक है? इसी के बाद एक स्टोरी है इसमें जकमलगढ़ की। एक जकमलगढ़ में रतनाम नाम का लड़का, उसी के फैमिली के बारे में पूरी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि जकमलगढ़ में एक सालों से कस्टम चली आ रही थी कि कुछ पर्टिकुलर डेज पे प्राइस स्टार्ट थे 10-11 गांव के प्राइस, मतलब ऊंचे लोग या पंडित आप मान सकते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, पुरोहित मान सकते हैं, वो लोग आते थे और उनके पैर धुआ करते थे। कौन? दलित। पैर धो के उस पानी से वो नहाया करते थे। इसका मतलब उनको ये लगता था कि हम शुद्ध हो रहे। ये कि अगर वो किसी टेम्पल पे, वैसे तो उनका जाना बिल्कुल भी मना था उनको किसी भी मंदिर या टेम्पल में जाना, मगर वो उस टाइम मंदिरों में घुस सकते थे सिर्फ पैर धोने के लिए। तो वो इसी बात से खुश होते थे, नॉर्मल तो हम नहीं जा सकते, चलो इसी बहाने हम मंदिर में भी जाते हैं, इसी बहाने हम शुद्ध भी हो रहे हैं और इसी बहाने हमें क्राइस्ट के पैर छूने को मिल रहे हैं। मगर ये सालों से कस्टम चली आ रही थी, इसके रतनाम के दादा पापा सब करते आ रहे थे। तो उसे, उसकी बारी थी, वो 20 साल का हो चुका था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया था, तो स्मार्ट था, ऑब्वियसली इंटेलिजेंट था, उसे समझ में आती थी चीजें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लॉस क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं। जब उसने, उसकी बारी थी ये कस्टम उसको निभाना था, तो जब उसे बात समझ में आई तो उसने क्या किया, मना कर दिया, अबॉलिश्ड। क्या? कि मुझे ये काम नहीं करना, मैं ये वाला कस्टम अब मैं
अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों अप्लाई नहीं कर सकता? क्योंकि पूरी तरीके से गलत है, इसमें कोई सेंस नहीं है। ऐसे तो जब मुझे मंदिर में ही आना अलाउ नहीं है तो मैं किसी पंडित के मंदिर में इसलिए एंटर हूं कि किसी पंडित के पैर धोने हैं, तो मैं ये चीज नहीं होने दूंगा। खुद के लिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये एक्ट 1989 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसने बोला था, ऐसे ही नहीं बोला था। उसने इसके अकॉर्डिंग बोला था कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है एक्ट 1989 में, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, ठीक है, अत्याचार, अत्याचार इसका मतलब, ठीक है, एट्रोसिटीज का मतलब अत्याचार। जब इसके ये रूल बना हुआ है, ये लॉ है, तो क्यों ये मैं क्यों ये कस्टम करूं? तो उसने इसके बाद ये हुआ था कि इस स्टोरी में कि बाकी गांव के लोग जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे वो भी इसके अगेंस्ट में हुए थे, जो इसकी कम्युनिटी के थे वो भी अगेंस्ट में हुए थे। उन्हें लगा कि अगर ये सब कुछ वो करेगा तो आगे हमें इस चीज का फायदा नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान ही होगा, क्योंकि वो हमसे बात करना छोड़ देंगे, हमें कट कर देंगे, हमें किसी से बात करना बंद कर देंगे। तो ऐसा धीरे हुआ भी उन लोगों के साथ। उन लोगों की फैमिली को बॉयकॉट कर दिया गया, कोई बात नहीं करता था किसी भी तरीके से, उनका लेन देन नहीं था। मगर इस चीज को जब और दलित ने समझा, दलित और ट्राइब्स ने, जब कम्युनिटीज, दूसरी कम्युनिटीज जो माइनर कम्युनिटीज थी, उनको ये बात समझ में आई तो उन्होंने भी आवाज उठाई इस चीज के लिए। तो मिड 1970 और 80s में क्या हुआ था, दलित ग्रुप भी आगे आए और उन्होंने क्या बोला कि ये जो ह्यूमिलेशन जो हम सालों से हम जो ये ह्यूमिलेट हो रहे हैं, इस चीज का कोई ना कोई रास्ता खोजना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। गलत क्या होता था कि उन्हें किसी भी ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता था जो कि बहुत ही हॉरिफाइंग था। हॉरिफाइंग, डरावना, बहुत ही खतरनाक। किस तरीके से? जैसे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी मैं बता रही हूँ। जैसे उनको क्लोथ्स उनके रिमूव कर दिए जाते एज अ पनिशमेंट, जो कि बहुत ही गलत था। ऐसी कोई चीज खाने को दी जाती थी जो कि बिल्कुल भी खाने लायक नहीं थी और एडिबल नहीं थी, खाने लायक नहीं थी। जैसे कि एक बहुत नॉर्मल सा केस हुआ था कि यूरिन पिलाया गया था उनको। तो ये बहुत गलत था। इस चीज से वो बचपन से ही देखते आ रहे थे, ये सब उनके साथ ह्यूमिलेशन होता चला जा रहा था। तो ये क्या चाह रहे थे कि ये सब बुरी तरीके से हट जाए और ये गवर्नमेंट रिमार्केबल हो, गवर्नमेंट इस चीज पे अब पनिशमेंट्स और लॉ और ये सब चीजें ज्यादा आगे बढ़कर इस चीज पे लिखे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए, कुछ प्रिवेंशन, कुछ रिजर्वेशन, कट ऑफ, कि वो आगे बढ़े, पढ़ाई करें। जिन आर्टिकल्स के सपोर्ट में आए लोग और उन लोगों को एज अ बुक में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर के थ्रू इन चीजों को बताया गया। साथ में क्राइम अगेंस्ट वुमेन, अगर किसी भी दलित या ट्राइबल कास्ट की वुमेन के साथ कोई भी ऐसा क्राइम होता है, कोई घटना घटती है, तो वो तुरंत या तो उसे पेनल्टी दी जाएगी या फिर उसको सजा होगी। और अब आदिवासियों ने क्या किया, आदिवासी के जो डिमांड थे 1989 में, उनका ये कहना था कि हमारा जो लैंड ऑक्यूपाई कर रखा है गवर्नमेंट ने या बाकी लोगों ने, तो जो ऑलरेडी उनकी थी, जैसे मैंने लास्ट वाले चैप्टर में बताया, जो फॉरेस्ट एरिया था, नेचुरल एरिया, जिससे सराउंडिंग पूरी तरह से बहुत ज्यादा नेचुरल थी, बहुत फॉरेस्ट एरिया में वो लोग थे, तो वो लैंड ऑलरेडी सालों से उनकी थी। अब उनको ऑक्यूपाई कर लिया था दूसरे लोगों ने और गवर्नमेंट ने। तो वो ये चाहते थे कि जो जमीन थी, या तो उस जमीन को किसी कंपनसेट करे, आप किसी और कोई और जगह दो, हमें वहां से हटा तो दिया, अब कोई और जगह दो, या फिर वो जमीन जो ट्रेडिशनली सालों से हमारी है वो हमें वापस मिले। अगर आप वापस नहीं देते हैं तो जो आप काम वहां पे माइंस में इनमें कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वहां पे हमें काम दे, लेबरिंग का काम दे, जिससे हम अर्न कर सके। ये भी एक डिमांड थी उनकी, जिसमें हेल्प किया था एक एक्टिविस्ट थे सीके जानू, आदिवासियों के। उन्होंने ये बोला था या तो इन लोगों को इसके कंपनसेट में दूसरी जगह दी जानी चाहिए, अगर आप दूसरी जगह नहीं देते इन्हें तो आप कहीं ना कहीं और एज अ वर्कर इन्हें काम पे लगाइए, जमीन दीजिए, शेल्टर दीजिए, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करिए। अगर आप इसी जगह पे काम कर रहे हो तो आसपास बच्चों के स्कूल्स की फैसिलिटी, शेल्टर, रहने की फैसिलिटीज, ये सब प्रोवाइड करिए। इस चीज का क्या कंक्लूजन निकलता है इन सब बातों का?
कंक्लूजन ये निकलता है कि कैसे एक माइनर जो ग्रुप है उसको कितने सालों तक उसने काफी कुछ सहन किया। उसके बाद जब एक आदमी ने उस पर आवाज उठाई जैसे कि रत्नाम, उसके बाद ये कैसे सभी ग्रुप्स में कैसे प्रेस के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, न्यूज के थ्रू जो एक बहुत अच्छा किसी चीज पे कनेक्ट हो सकते हैं या कांटेक्ट करने का जरिया या किसी चीज के बारे में नॉलेज गेन करने का बहुत ही अच्छा जरिया है। तो इसके थ्रू जब लोगों को पता चला, उन सब ने एक साथ, उस ग्रुप ने, ट्राइबल्स ने या फिर आदिवासियों ने एक साथ आवाज उठाई और उनके इस डिमांड में गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट किया। और इसके साथ जो ऑलरेडी फंडामेंटल राइट जो सबके लिए अप्लाई होते थे वो उनके लिए भी अप्लाई होने लगे। तो इसका कंक्लूजन चैप्टर का ये निकलता है। थैंक यू सो मच।